हम अक्सर बड़ी बड़ी मेडिकल टर्म सुनते हैं, जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर, और ये सुनने में बहुत भारी और कभी कभी डरावना भी लगता है। लेकिन उनके पीछे की असल कहानी क्या है? आज हम एक ऐसी ही दुनिया में उतरने वाले हैं जिसका नाम है मस्कुलर डिस्ट्रोफी। हमारे पास जो सोर्स है वो मस्कुलर डिस्ट्रोफी की जेनेटिक बनावट और उसके मैनेजमेंट को बहुत गहराई से देखता है। और आज हमारा मिशन बिल्कुल साफ है, ये समझना कि ये बीमारी असल में है क्या, ये हमारे डीएनए के लेवल पर क्यों होती है, और सबसे जरूरी, जो लोग इससे जूझ रहे हैं उनके लिए आगे क्या उम्मीद है। तो चलिए इस जेनेटिक पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करने के लिए सबसे पहले यही समझना होगा, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या कोई एक सिंगल बीमारी है? क्योंकि नाम तो एक ही है। यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। असल में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कोई एक बीमारी नहीं है। अच्छा। कॉमन पॉइंट ये है कि ये मांसपेशियों को धीरे धीरे कमजोर करती हैं। पर इसके बारे में ये समझना और भी जरूरी है कि ये क्या नहीं है। मतलब ये कि ये किसी एक्सीडेंट या चोट से नहीं होती। इसका हमारे लाइफस्टाइल, हमारी डाइट या एक्सरसाइज से कोई लेना देना नहीं है। और ये कोई अभिशाप या किसी गलती की सजा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर ये पूरी तरह से जेनेटिक्स का खेल है? बिल्कुल। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, हमारे डीएनए में होने वाले बदलाव, जिन्हें हम जेनेटिक म्यूटेशन कहते हैं। देखिए, हमारी मांसपेशियों को मजबूत रहने और रोज की टूट-फूट को ठीक करने के लिए खास तरह के प्रोटीन्स की जरूरत होती है। और इन प्रोटीन्स को बनाने की जो रेसिपी है वो हमारे जीन्स में लिखी होती है। अब जब इस रेसिपी में ही कोई गड़बड़ी हो जाए तो शरीर या तो सही प्रोटीन बना ही नहीं पाता या बहुत खराब क्वालिटी का बनाता है। और नतीजा ये कि मांसपेशियां खुद को रिपेयर नहीं कर पाती और धीरे धीरे वो खत्म होने लगती हैं। यही मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की जड़ है। ठीक है, तो सारी कहानी डीएनए में छिपी उस रेसिपी की है। सोर्स में एक बेहतरीन उदाहरण दिया है कि जीन एक इंस्ट्रक्शन बुक की तरह है, लेकिन इसमें एक्सॉन और इंट्रॉन क्या है, ये मुझे हमेशा कंफ्यूज करता है। ये बहुत आम कंफ्यूजन है। सोचिए आप एक रेसिपी बुक पढ़ रहे हैं। ओके। तो एक्सॉन्स वो हिस्से हैं जिनमें असल रेसिपी लिखी है। 200 ग्राम आटा लें, 1 चम्मच चीनी डालें। और इंट्रॉन्स हैं बीच बीच में लिखे शेफ के किस्से या विज्ञापन, मतलब फालतू हिस्से जिन्हें आप खाना बनाते समय नजरअंदाज कर देते हैं। अच्छा। शरीर भी प्रोटीन बनाते समय इन इंट्रॉन्स को काटकर हटा देता है। अब आप ही सोचिए, अगर रेसिपी के मुख्य स्टेप्स में ही कोई गलती हो, यानी एक्सॉन में, तो आपकी डिश तो खराब बनेगी ही। ये तो बहुत अच्छे से समझ आया। तो एक्सॉन में किस तरह की गड़बड़ियां होती हैं? इसमें मुख्य रूप से 2 तरह की होती हैं। पहली है एक्सॉन डिलीशन। इसका मतलब है कि रेसिपी बुक से एक या ज्यादा जरूरी पन्ने ही फाड़ दिए गए हैं। तो निर्देश अधूरे हैं, इसलिए रेसिपी पूरी तरह से गड़बड़ हो जाती है और अक्सर कोई काम की डिश नहीं बनती, मतलब काम का प्रोटीन नहीं बनता। और दूसरी है एक्सॉन डुप्लीकेशन मतलब एक्स्ट्रा कॉपी। जी, इसमें कुछ जरूरी पन्नों की जेरोक्स कॉपी करके बीच में लगा दी गई है। अब रेसिपी कंफ्यूजिंग हो गई है। 200 ग्राम आटा लें, 1 चम्मच चीनी डालें, फिर से 200 ग्राम आटा लें। इससे कुछ ना कुछ तो बन जाता है, लेकिन वो परफेक्ट नहीं होता, मतलब खराब क्वालिटी का प्रोटीन बनता है। एक मिनट, ये तो बड़ा अजीब है। तो मतलब जेनेटिक कोड से कुछ गायब हो जाना ज्यादा खतरनाक है बजाय इसके कि कुछ एक्स्ट्रा जुड़ जाए। ये तो सुनने में बिल्कुल उल्टा लगता है। आमतौर पर तो हम सोचते हैं कि ज्यादा होना बेहतर है, पर यहाँ अधूरी जानकारी गलत जानकारी से भी ज्यादा बुरी है। बिल्कुल, यही तो जेनेटिक्स की सबसे दिलचस्प और हैरान करने वाली बात है। एक्सॉन डिलीशन में जहां निर्देश पूरी तरह से टूट जाते हैं, वहां शरीर अक्सर कोई फंक्शनल प्रोटीन बना ही नहीं पाता। इसीलिए वो ज्यादा गंभीर होती है। सही कहा। इसीलिए उससे होने वाली बीमारी ज्यादा गंभीर होती है। जबकि डुप्लीकेशन में निर्देश कंफ्यूजिंग जरूर हैं, लेकिन शरीर फिर भी जोड़ तोड़कर एक आधा अधूरा काम चलाऊ प्रोटीन बना लेता है। तो बीमारी का असर हल्का होता है? जी, अक्सर हल्का होता है। वाह, मतलब एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक ये तय कर देती है कि बीमारी कितनी गंभीर होगी। तो अब इन अलग अलग गड़बड़ियों से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? मैंने डुशेन और बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का नाम बहुत सुना है। क्या इनमें यही फर्क है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डीएमडी और बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बीएमडी दोनों एक ही जीन में गड़बड़ी से होती हैं। कौन सा जीन? डिस्ट्रोफिन जीन। डिस्ट्रोफिन वो प्रोटीन है जो मांसपेशियों की कोशिकाओं को, मतलब सेल्स को, एक साथ जोड़े रखने में मदद करता है, एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह। डीएमडी में अक्सर बड़े एक्सॉन डिलीशन होते हैं,
रेसिपी इतनी बिगड़ जाती है कि शरीर डिस्ट्रोफिन प्रोटीन लगभग बना ही नहीं पाता। और उसके बिना मांसपेशियां बहुत नाजुक हो जाती होंगी। बहुत ज्यादा और जल्दी डैमेज होती हैं। इसीलिए डीएमडी बचपन में ही शुरू हो जाती है और बहुत तेजी से बढ़ती है। वहीं बीएमडी में गड़बड़ी थोड़ी अलग तरह की होती है, जिसे हम इन फ्रेम म्यूटेशन कहते हैं। इन फ्रेम म्यूटेशन। हाँ, मतलब रेसिपी में गड़बड़ तो है, लेकिन फिर भी उसे पढ़ा जा सकता है। नतीजा ये होता है कि शरीर कुछ मात्रा में, भले ही छोटे साइज का या कम असरदार, पर काम चलाऊ डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बना लेता है। यही वजह है कि बीएमडी के लक्षण देर से शुरू होते हैं और ये बहुत धीरे धीरे बढ़ती है। बिल्कुल। इसका मतलब एक ही परिवार में 2 बच्चों को एक ही जीन में गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन एक की जिंदगी दूसरे से बिल्कुल अलग हो सकती है, सिर्फ इस बात पर कि जेनेटिक टाइपिंग मिस्टेक कैसी थी। ये तो दिमाग घुमा देने वाली बात है। बिल्कुल, ये जेनेटिक्स की ताकत और उसकी बारीकी को दिखाता है। और ये विविधता सिर्फ इन 2 प्रकारों तक ही सीमित नहीं है। और भी है? जी, लिम्ब-गर्डल एलजीएमडी है जो कूलों और कंधों पर असर डालती है। कंजेनिटल सीएमडी है जो जन्म से ही मौजूद होती है। एक मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी है जिसमें मांसपेशियों को इस्तेमाल करने के बाद उन्हें रिलैक्स करने में मुश्किल होती है। हर प्रकार की अपनी एक अलग जेनेटिक कहानी है। अब तक हमने जो भी समझा उसमें कहानी एक जरूरी प्रोटीन के ना बन पाने की थी, लेकिन सोर्स में एक ऐसे प्रकार का जिक्र है जिसकी कहानी बिल्कुल अलग है। फेशियो स्कैपुलो ह्यूमरल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी यानी FSHD। बताया गया है कि यहाँ समस्या कुछ ना बनने की नहीं, बल्कि एक गलत चीज के बनने की है, जैसे कोई सोया हुआ दुश्मन जाग जाता है। ये क्या है? SFHD का मैकेनिज्म वाकई में बहुत अलग और दिलचस्प है। यहाँ प्रॉब्लम डिस्ट्रोफिन जीन में नहीं है। हमारे क्रोमोसोम नंबर 4 पर डीएनए का एक हिस्सा होता है जिसे D4Z4 रिपीट्स कहते हैं। D4Z4 रिपीट्स। जी, आप इन्हें एक ताले की तरह समझ सकती हैं, जिसने एक बहुत खतरनाक जीन को बंद करके रखा हुआ है। एक स्वस्थ इंसान में इस ताले की मजबूती 11 से 100 यूनिट्स के बीच होती है। ओके। SFHD के मरीजों में ये ताला कमजोर होकर सिर्फ 1 से 10 यूनिट का रह जाता है। सिर्फ 1 से 10? हाँ, और जब ये ताला इतना कमजोर हो जाता है तो वो दरवाजा खुल जाता है जिसके पीछे DUX4 नाम का जीन बंद था। ये DUX4 जीन भ्रूण के विकास के शुरुआती दौर में तो एक्टिव होता है, लेकिन उसके बाद इसे हमेशा के लिए ऑफ हो जाना चाहिए। लेकिन FSHD में ये ऑन हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन हमारा शरीर इतना बेवकूफ क्यों है? अगर उसे पता है कि ये DUX4 जीन एक जहरीला प्रोटीन बनाता है, तो भ्रूण के विकास के बाद वो इसे हमेशा के लिए लॉक क्यों नहीं करता?